फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से शाम तक थी सुर्खियों में। हाल ही में हुए समझौते के बाद भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के मुताबिक यह कदम उठाया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचौक और देपसांग पॉइंट में सेनाओं ने अपने टेंट्स हटाने शुरू कर दिए हैं। अस्थायी टेंट्स को हटाया जा रहा है। इसके बाद डेमचौक और देपसांग में दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग कर सकेंगी। पेट्रोलिंग से पहले दोनों सेनाओं को एक दूसरे को इसकी जानकारी देनी होगी। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों एशियाई देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। अब भारत और चीन के बीच 21 अक्टूबर को नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ है, जिसके बाद भारत और चीन की सीमा पर टकराव खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी शहर में मस्जिद के खिलाफ एक धार्मिक संगठन की मस्जिद के विरोध में जनाक्रोश रैली निकालने वाले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पथराव और लाठीचार्ज के बाद धारा 163 लागू कर दी गई थी। शहर में तनाव को देखते हुए दूसरे जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया है। इस बीच खबर आ रही है कि मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली बुलाने वाले एक समुदाय के धार्मिक संगठन ने 4 नवंबर को महापंचायत बुलाई है। दीपावली के त्योहार को लेकर फिलहाल कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। 3 नवंबर को ही आगे आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। इस मामले में 8 के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दलित समुदाय के लोगों पर अत्याचार और जातीय हिंसा के मामले में कर्नाटक के कोप्पल की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दलित समुदाय के लोगों की झोपड़ियों में आग लगाने के आरोप में 101 लोगों को सजा सुनाई है। 101 दोषियों में 98 को आजीवन कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं 3 दोषियों को 5 साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपए के जुर्माने की सजा मिली है। ये मामला 2014 का है, जब गांव के होटलों और बार्बर शॉप्स में दलितों को प्रवेश देने से मना करने पर झड़प के बाद हिंसा फैल गई थी। मामले में 117 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 16 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। आपको बताएं कि देश में जातीय हिंसा के मामले में सामूहिक रूप से इतने लोगों को पहली बार सजा सुनाई गई है। क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे 50 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ गई है। कई राज्यों से अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करने की खबरें भी आई हैं। क्राइम ब्रांच अहमदाबाद के डीसीपी अजीत राजियान ने बताया कि अवैध रूप से रहने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। इससे पहले त्रिपुरा में भी पुलिस ने 3 स्थानों से 18 बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी मदद कर रहे 5 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया है। बीती शाम सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने कायराना हमला किया था। मुठभेड़ के बाद आज दूसरे दिन सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले में सेना के 2 जवान शहीद हुए, जबकि 2 पोर्टर्स की भी मौत हुई। एनकाउंटर में 3 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि बलिदानियों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एयरलाइंस जुलाई सितंबर तिमाही में मुनाफे से घाटे में आ गई है। इस दौरान कंपनी को 987 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। हालांकि जी बिजनेस ने इस दौरान सिर्फ 295 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान दिया था। पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून के दौरान इंडिगो को कुल 2,729 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। तिमाही आधार पर इंडिगो की कंसोलिडेटेड आय 19,571 करोड़ रुपए से घटकर 16,969 करोड़ रही। कंपनी ने बताया कि सितंबर के आखिर तक इंडिगो के फ्लीट पे कुल 410 एयरक्राफ्ट थे। बैंक ऑफ बड़ौदा का दूसरी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 23% बढ़कर 5,238 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर बैंक का एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम 10,831 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,622 करोड़ रुपए रही। तिमाही आधार पर नेट एनपीए 0.69% से घटकर 0.60% और ग्रॉस एनपीए 2.88% से घटकर 2.50% रहा। सालाना आधार पर बैंक का प्रोविजन
2161 करोड़ रुपए से बढ़कर 2336 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बैंक ऑफ बड़ौदा का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.26% और प्रोविजन कवरेज रेशियो 93.61% रहा। तिमाही आधार पर NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.18% से घटकर 3.10% रहा। रियल्टी सेक्टर की दिग्गज कंपनी DLF ने दूसरी तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा डबल से भी ज्यादा बढ़ा है। DLF का कंसोलिडेटेड मुनाफा 623 करोड़ रुपए से बढ़कर 1381 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 1348 करोड़ रुपए से बढ़कर 1975 करोड़ रुपए रही। एबिटा 462 करोड़ रुपए से बढ़कर 502 करोड़ रुपए रहा। हालांकि मार्जिन 34.3% से घटकर 25.4% पर आ गया। DLF ने 16 सब्सिडरीज को कंपनी में मर्ज करने का ऐलान भी किया है। श्रीराम फाइनेंस ने स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया है कि 10 के मूल्य वाले शेयर को 5 शेयरों में विभाजित किया जाएगा। विभाजन के बाद प्रति शेयर का मूल्य 2 रुपए हो जाएगा। कंपनी ने बताया कि स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं हुई है और इसकी सूचना बाद में दी जाएगी। इसके साथ ही कंपनी ने 22 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने इस दौरान नतीजों का भी ऐलान किया। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 1751 करोड़ रुपए से बढ़कर 2071 करोड़ रुपए रहा। तिमाही आधार पर कंपनी का ग्रॉस NPA 5.39% से घटकर 5.32% और नेट NPA 2.71% से घटकर 2.64% रहा। पिछले हफ्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली। 18 अक्टूबर को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार $2 अरब घटकर 688 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। RBI की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में 10 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट रही थी और ये 690 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। ये हाल के समय में सबसे बड़ी गिरावट थी। इस गिरावट से पहले के हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऑल टाइम हाई में 701 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मौजूद यूरो, पौंड और येन जैसी गैर अमेरिकी करेंसी की मजबूती, कमजोरी के असर को शामिल किया जाता है।